उनको मौका दिया गया सुधरने का, नहीं पार्टी की सलाह को नहीं माने तो उसके बाद कार्रवाई हुई। देखिए, किसके मन में क्या चल रहा है उसको कोई सार्वजनिक तो किया जाता नहीं है। हमने कोई सलाह भी नहीं दी है उनको, न हम आज दे रहे हैं। हमने इतना ही कहा है कि अब आगे बने रहें, इसका औचित्य क्या है। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन जो सियासी पारा है वो कहीं ना कहीं अभी जनता दल यूनाइटेड को लेकर के चढ़ा हुआ नज़र आता है। और कई सवाल हैं भविष्य को लेकर के, भूमिकाओं को लेकर के। और पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। सीधे कुशवाहा जी से सवाल लेते हैं। जेडीयू के अंदर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी, क्योंकि कई सारे सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारे में तैर रहे हैं। नहीं, देखिए, सवाल चाहे जो भी तैर रहा हो कहीं भी, वो अपनी जगह है। लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कहाँ कोई फवट है, बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। लंबे अरसे बाद हमने देखा कि पार्टी के अंदर ऐसे नेताओं के ऊपर गाजगिरी जो पार्टी के ही पूर्व नेतृत्व के साथ कहीं ना कहीं खड़े थे। कुछ सवाल वो खड़े कर रहे थे या उनकी भूमिका को लेकर के नेतृत्व को लग रहा था कि उन पर एक्शन किया जाना चाहिए, और बिना सोकॉज के उन पर गाज गिर गई। ये आखिर क्यों करना पड़ा? नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से पार्टी का जो लाइन है उससे कोई भी व्यक्ति डिफर करेगा तो अनुशासनिक कार्रवाई तो की जाएगी। हर दल में ऐसा होता है, हमारी पार्टी में भी हुआ है। क्योंकि पार्टी को चलना है तो अनुशासनिक तरीके से पार्टी चलेगी ना। अनुशासनहीनता पार्टी में कहीं से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनको बुला करके बात करके कहा गया है, हिदायत दी गई है, और हिदायत के बावजूद अपना एक्शन उन्होंने उसी रूप में जारी रखा, इसलिए कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं कि अचानक कार्रवाई हुई है। उनको मौका दिया गया सुधरने का, नहीं पार्टी की सलाह को नहीं माने तो उसके बाद कार्रवाई हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया, लेकिन आरसीपी सिंह की भूमिका और उनके भविष्य को लेकर के आपने जो बातें कही हैं उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। और लोग ये सीधे कह रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही हैं या सवाल उठाए हैं तो समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। क्या वाकई पार्टी का लाइन जो है वही आप बता रहे थे कल? देखिए, कॉमन आदमी से भी पूछिए, आज की जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है इस संदर्भ में ऑप्शन क्या है दूसरा। ऑप्शन जब तक मेंबर कोई व्यक्ति होता है तब तक मंत्री हैं। अब मेंबरशिप नहीं है, उसके बाद भी मंत्री परिषद में कंटिन्यू करना, मुझको नहीं लगता। हमने यही कहा, हमने कोई डिमांड नहीं किया है उनसे कि आप इस्तीफा कर दीजिए। हमने कोई सलाह भी नहीं दी है उनको, न हम आज दे रहे हैं। हमने इतना ही कहा है कि अब आगे बने रहें, इसका औचित्य क्या है। कोई औचित्य नहीं है। तो एक कॉमन आदमी भी कॉमन सेंस से भी सोचे तो कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। और अब फिर आगे कंटिन्यू रहें करें, इसका कोई औचित्य नहीं, कहीं से उचित नहीं। क्या पार्टी नेतृत्व एक तरह से ये इशारा कर रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी कि आरसीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, पार्टी नेतृत्व के इशारा का सवाल नहीं। हमने कहा कि एक लेमैन भी अगर सोचे तो कोई विकल्प ऐसी परिस्थिति में क्या बनता है आखिर। तो इसलिए हमने इस विषय के संदर्भ में अपनी राय दी है, और इसको जिस रूप में सोच लीजिए। लेकिन कोई हम फिर कहेंगे कि हमने कोई मांग नहीं की है, हम कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं। जो राजनीतिक परिस्थिति है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप जब विलय करके अपनी पार्टी का आए थे जनता दल यूनाइटेड में, और उसके बाद से लेकर के अब तक का जो दौर रहा, इसमें एक बात तो होती रही, जब भी जनता दल यूनाइटेड की चर्चा हुई तो एक बात होती रही कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह दोनों के बीच वो सहजता नहीं दिखती है। आप लोग एक जगह बैठते नहीं हैं, या वो मीटिंग करते थे तो आप नहीं जाते थे। तो क्या वाकई वो आप दूरियां जो है वो बनी रह गई? और क्या मतलब, चूंकि ये सवाल पूछने में भी थोड़ा हिचक हमको हो रही है, अंदर क्या चल रहा था? आरसीपी सिंह से आपके रिश्ते क्या वाकई तलखी वाले रह गए क्या? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हम पार्टी में आए तब हम लोगों की मुलाकात हुई, हम उनके घर पे भी गए, टेलीफोन पर लगातार बातें होती रहती थी। उसके कुछ दिनों के बाद मंत्री बन गए वो, तो मंत्री बनने के बाद स्वाभाविक रूप से व्यस्तता अधिक हो जाती है। और उस समय कोई भी मीटिंग ऐसी जिसमें मुझको आमंत्रित किया गया हो और हम नहीं गए हों, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम लोगों का रिश्ता एक सहज रिश्ता
तब भी था और आज भी कोई दूरी है ऐसा नहीं है। आज भी रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता तो ठीक ही है। क्या आरसीपी सिंह नहीं चाहते थे कि आपकी पार्टी का विलय किया जाए जेडीयू में? ऐसी भी कोई बात आई थी क्या सामने जब बातचीत आपकी हो रही थी? आप वशिष्ठ दादा के घर गए थे या नीतीश कुमार के यहाँ वो लेकर के गए थे आपको? उस दरमियान क्या आरसीपी सिंह जी की कोई बात ऐसी आई थी सामने? देखिए, जब हम मेरी पार्टी का विलय हुआ, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ सब मेरी जानकारी में है। विलय के पहले जेडीयू के अंदर क्या क्या हुआ उसकी मुझको कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उस प्रोसेस में तब तो मैं था नहीं। किसने विरोध किया, किसने नहीं विरोध किया, इसकी जानकारी हमको कहाँ से होगी, क्योंकि तब हम जेडीयू के इंटरनल प्रोसेस के हिस्सेदार तो थे नहीं। तो उस वक्त के बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं है। बाद में जब पार्टी में आए तो पार्टी की जो भी एक्टिविटी है उसमें हम शरीक रहे हैं। उसके बारे में कोई जानकारी की ज़रूरत हो तो जानकारी मुझको है, लेकिन उसके पहले की जानकारी कहाँ से होगी हमको। ये सवाल इसलिए भी उठता है उपेंद्र कुशवाहा जी, क्योंकि आरसीपी सिंह जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसी दौर में आप की पार्टी का विलय हुआ, वो कभी आपके दरवाजे पे नहीं आए, मतलब आपके घर नहीं आए। लेकिन ललन सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अमूमन ललन सिंह कहीं जाते नहीं हैं और आपके साथ उनकी जो केमिस्ट्री दिखी, वो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इशारा करती थी कि अब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी बिहार में जेडीयू और बिहार से बाहर भी जेडीयू के लिए एक नए फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। तो बाउंडिंग ज़्यादा अच्छी दिखी ललन सिंह के साथ आपकी? देखिए, ललन सिंह जी से हमारा रिश्ता आज का नहीं है। उनसे रिश्ता हमारा एक तरह से कहिए कि जब से हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की तब से है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अंतिम दिन में हम लोग एक साथ आए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तब भी हम लोगों ने एक नई यात्रा की शुरुआत की, बाद में समता पार्टी के रूप में, और लगातार हम बीच में कतिपय राजनीतिक कारणों से अलग थे, अलग बात है, लेकिन पुराना रिश्ता रहा है। तो पुराना रिश्ता जिसके साथ रहा है उसके साथ जब भी मुलाकात होगी तो स्वाभाविक रूप से मुलाकात का असर दिखेगा। तो इसी रूप में उनकी मुलाकात, हम दोनों की मुलाकात होते रही है। आरसीपी सिंह जी उस वक्त जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुए तब से उनसे मेरा जान पहचान हुआ, लेकिन उस समय एक अधिकारी के रूप में थे, एक कार्यकर्ता या एक पार्टी का कोई एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति, उस रूप में तो उनकी पहचान थी नहीं। तो लेकिन व्यक्तिगत जान पहचान के स्तर पे उनसे भी था, और ललन सिंह जी से तो बहुत घनिष्ठ रिश्ता हम लोगों का पुराना था। तो इस कारण से कुछ जो आप कुछ देख पा रहे हैं हम लोगों के मिलने जुलने में, इस कारण से, बाकी और कोई जानबूझकर ऐसा नहीं था, स्वाभाविक मुलाकात होती थी। ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपसे मुलाकात होती रहती है। तो अभी जो एक सवाल है देश के सामने कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जेडीयू का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि ना बीजेपी ने उम्मीदवार अब तक सामने ला करके खड़ा किया है, दूसरे दल जो है वो बैठ के कर रहे हैं, जेडीयू कहाँ खड़ी रहेगी इसमें? देखिए, इस सवाल के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और ऐसे मैं कहूँ कि यह सवाल अभी थोड़ा समय से पहले है, क्योंकि अभी तो एक तरह से प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई है, ऐसे ही चर्चा हो रही है अभी। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इस सवाल का जवाब कुछ दिन के बाद देना संभव हो पाएगा। मतलब एनडीए के साथ ही रहेंगे या कहीं और रहेंगे, ये कोई मन में बात? पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो बताता है वो कैंडिडेट को आप लोग प्रायोरिटी देते रहे हैं, तो क्या इस बार भी वही लाइन रहेगी? मन में क्या चल रहा है इस बार? नहीं, देखिए, किसके मन में क्या चल रहा है उसको कोई सार्वजनिक तो किया जाता नहीं है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो सवाल है अभी थोड़ा समय से पहले का सवाल है। समय पर सवाल होगा तो जवाब हम लोग देंगे, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपने दो स्टैंड लिए अलग अलग मसलों पे, एक जातीय जनगणना के ऊपर आपने जो स्टैंड लिया वो, और एक जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उस पे। पार्टी उन दोनों लाइनों पर खड़ी दिखी। जो आपने सबसे पहले चर्चा छेड़ी वही जेडीयू का स्टैंड रहा। पहले आपने कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए, नीतीश कुमार वहाँ खड़े दिखे, अब तो जातीय जनगणना बिहार में होने जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के आप जो बात कहते रहे, नीतीश कुमार जो बात कहते रहे, अब पार्टी मुखर होकर उस पर बोलने लगी है। तो क्या बीजेपी की नाराज़गी का डर आप लोगों के मन में नहीं है, या ऐसा लगता है कि इस लाइन पर बीजेपी को कहीं घेर के रखा जा सकता है? नहीं, देखिए, इसको उस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी अलग पार्टी है, हम लोगों की पार्टी अलग है, उनका अपना आइडियोलॉजी है, हम लोगों का अपना है। पार्टी का प्रोग्राम भी उनका अपना होता है, हम लोगों का अपना होता है। तो उस दृष्टि से हम लोगों का मानना हमेशा से रहा है कि समाज में जो विषमता है, समाज में जो भेदभाव है, उसको मिटाना है। तो स्वाभाविक रूप से समाज के सभी वर्ग के लोगों को उचित हक हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और इसके लिए कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कास्ट सेंसस होगा
तो उसमें तमाम तरह की जानकारी हर व्यक्ति के बारे में, हर जात के बारे में आएगी और उसके बाद फिर कोई भी सरकार उसके आधार पे अपना कार्यक्रम बनाएगी, अपनी योजना बनाएगी, तो लोगों को लाभ मिलेगा और धीरे धीरे इस काम से समाज में जो विषमता है वह समाप्त होगी। तो इसलिए हम लोग इस विचार के हमेशा रहे हैं कि जात की गिनती जरूरी है। यह हमारा विचार है, हमारी पार्टी का विचार है। अब इसमें कौन पार्टी बाकी डिफर करती है उनका मामला है। हमारा जो मामला है हम इस आधार पे चलते हैं, जो हमारी मान्यता है उसके आधार पे पार्टी चलती है। तो इसके चलते आपको लगता होगा कि इस तरह की स्थिति है। बाकी और कोई बीजेपी के डर से या हमारे डर से बीजेपी कुछ करे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आप लोगों का स्टैंड जो है, आप लोग उस पर कायम रहेंगे? हाँ, जनसंख्या नियंत्रण पर तो देखिए, जो कुछ भी हाल के दिनों में बिहार सरकार की जो उपलब्धि रही है, उससे जो उसका विश्लेषण जब होता है और उससे जो छन कर बातें आती है, उसमें साफ है कि महिलाओं को जितनी शिक्षा मिलेगी, जितनी शिक्षित होंगी महिलाएं, स्वाभाविक रूप से जनसंख्या नियंत्रण ज़्यादा हो पाएगा। क्योंकि महिला शिक्षित होती है तो उनको लगता है कि परिवार चलाने के लिए कितना बच्चा होना चाहिए, ज़्यादा बच्चा हो जाएगा तो फिर उस परिस्थिति में कठिनाई होगी परिवार को चलाने में। तो महिलाओं का प्रशिक्षण, महिलाओं की शिक्षा, यह ज़्यादा ज़रूरी है। कानून बनाकर हर जगह हम डंडा दिखाकर करना चाहें तो शायद मुश्किल है। तो इस दृष्टि से जब बिहार की सरकार ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया, उसके बाद जो उपलब्धि हुई है, पहले जो जनसंख्या वृद्धि की दर थी उसमें गिरावट आई है। तो स्वाभाविक रूप से इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो जनसंख्या वृद्धि को हम रोक पाएंगे। फर्स्ट बिहार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी। और उपेंद्र कुशवाहा तमाम मसलों पे बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए आरसीपी सिंह के भविष्य और भूमिका को लेकर के भी जो बात उन्होंने कही है, उन बातों के बीच राष्ट्रपति चुनाव पर अभी जेडीयू फिलहाल अपने पत्ता नहीं खोलना चाहती है। फर्स्ट बिहार के लिए शशि भूषण, पटना। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।